आम और जामुन का पेड़ एक दूसरे के पड़ोसी थे। आम का पेड़ जामुन के पेड़ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जामुन का पेड़ थोड़ा घमंडी था। जामुन, अरे मेरी गुलाब जामुन सो रही है, थोड़ा तंग करता हूँ इसे। फिर आम का पेड़ अपनी टहनियों से जामुन के पेड़ को छेड़ने लगता है। जामुन का पेड़ भी जाग जाता है। मुझे मालूम है तुम मुझे ही देख रही थी ना सपनों में मेरी जामुन। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मुझे तुम्हारे फलों का रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम भी। मेरे फलों का स्वाद बहुत मीठा है, और देखो मैं कितना सुंदर हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। दूसरे दिन चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो आम के पेड़ को उदास देखकर वहाँ पर आ जाती है। आम के पेड़, आप इतने उदास क्यों हैं? मेरी पड़ोसन मुझसे कभी भी हंसकर बात नहीं करती। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, मैं बात करती हूँ उससे। फिर चिड़िया जामुन के पेड़ के पास जाती है। जामुन के पेड़, क्या आपको पता है आपका पड़ोसी आम का पेड़ आपको पसंद करता है और आपसे शादी करना चाहता है? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ, बताओ बताओ, वो आपकी सारी शर्तें पूरी करेगा। मुझे उसके फल का रंग पसंद नहीं है, उसे पहले कहो कि अपने फलों का रंग लाल करे, तभी मैं उससे शादी करूंगी। चिड़िया फिर से आम के पेड़ के पास जाती है। सुन लिया चिड़िया, मैंने सब सुन लिया, पर अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज किसी तरह मेरे फलों का रंग लाल कर दो। आप दोनों की खुशी के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर टूनी उड़कर वहाँ से इंसानों की बस्ती में रंग बनाने वाले इंसान के पास जाती है। इंसान, क्या तुम मुझे लाल रंग दे सकते हो? चिड़िया, मैं तुम्हें लाल रंग जरूर देता, लेकिन मेरे पास गुलाब के फूल नहीं है। अगर तुम कहीं से गुलाब के फूल ले आओ तो मैं तुम्हें लाल रंग दे सकता हूँ। मैं अभी लाल गुलाब के फूल ला कर देती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर गुलाब के बगीचे में जाती है, और वहाँ पर खूब सारे गुलाब के फूल थे। उनका रंग पूरी तरह लाल था। चिड़िया कुछ फूल लेकर इंसानों की बस्ती में रंग बनाने वाले इंसान के पास वापस जाती है। इंसान जी, मैं आपके लिए लाल गुलाब के फूल ले आई हूँ, अब फटाफट मुझे लाल रंग दे दीजिए। फिर वो इंसान लाल गुलाब से लाल रंग बनाकर चिड़िया को दे देता है, जिसे लेकर चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है। ये लीजिए पेड़ जी, ये लाल रंग है, आप इसे पी लीजिए, इससे आपके फलों का रंग लाल हो जाएगा और फिर जामुन आपसे प्यार करने लगेगी। मुझे मालूम था चिड़िया, आप मेरे लिए कुछ जरूर करोगी। फिर वो आम का पेड़ लाल रंग पी लेता है, और उससे उस पेड़ के सारे फल लाल रंग के हो जाते हैं। ये देखकर वो पेड़ बहुत खुश था, वो खुशी से झूम रहा था। जामुन का पेड़ भी अपने पड़ोसी के लाल रंग के फल देखकर बहुत खुश था। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, अब आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अब मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं जाऊँ आम के पेड़ जी? अब तो आप बहुत खुश है ना? हाँ चिड़िया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैं जामुन के पेड़ से शादी नहीं करूँगा। मेरे फलों का रंग लाल, एकदम सुंदर लाल, और वो ठहरी काली जामुन। ये सुनकर जामुन रोने लग जाती है। आम के पेड़, तुम्हारा रंग बदलने से तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए। मेरे प्यारे दोस्त, तुम इतने सुंदर और लाल मेरी वजह से हुए हो। अगर तुम्हारे फलों का रंग पीला हो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। अरे, ये नई समस्या कहाँ से आ गई? चिड़िया, जैसे वो आम का पेड़ मुझसे प्यार करता था, अब मैं वैसे ही उससे प्यार करती हूँ। चिड़िया, अब तुम प्लीज मेरे फलों का रंग पीला कर दो। हाँ रुको, मैं कुछ करती हूँ, मैं वापस इंसान के पास जाती हूँ। चिड़िया फिर से इंसानों की बस्ती में जाती है। इंसान, क्या आप मुझे पीला रंग दे सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें जरूर देता, अगर मेरे पास सूरजमुखी के फूल होते। हाँ रुको, मैं अभी जाकर सूरजमुखी के फूल लाती हूँ। चिड़िया सीधे सूरजमुखी के फूलों के पास जाती है। चिड़िया, खबरदार, मेरे फूलों में से कोई फूल मत तोड़ना। फूलों के राजा, मेरी दोस्त जामुन को अपने फल पीले करने हैं।
क्या आप मुझे थोड़े फूल दे सकते हैं जिससे मैं पीला रंग बनवा सकूं? फिर वो फूल मान जाता है और चिड़िया को 2 फूल दे देता है। और फिर चिड़िया सीधा इंसानों की बस्ती में वापस जाती है और फिर वो इंसान उसे पीला रंग बनाकर दे देता है। फिर चिड़िया खुशी खुशी पीला रंग लेकर वापस जाती है लो जामुन, आप ये पीला रंग पी लो। और वो पीला रंग पी लेती है। थोड़ी ही देर में जामुन के फल पीले रंग के हो जाते हैं। फिर आम का फल भी बहुत खुश होता है और जामुन को भी आम का रंग बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी दोस्त जामुन और मेरे दोस्त आम, अब आप दोनों खुश हैं ना? चिड़िया, आपकी वजह से हम दोनों मिले हैं, आपका बहुत धन्यवाद। चिड़िया, अब तुम हम दोनों की शादी भी करवा दो। फिर चिड़िया उन दोनों की शादी करवा देती है। मेरी जामुन, मेरी गुलाब जामुन, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। हाँ मेरे लाल रंग के फल वाले आम। फिर वो दोनों पेड़ खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। विजयनगर में रहने वाली टूनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और दूसरों के खेतों में काम करके कैसी जैसे अपना जीवन चलाती थी। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने लगता है और बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। ये ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे अब लकड़ियों का इंतजाम करना ही होगा। फिर टूनी वहाँ पर पड़ी एक फटी चादर ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह वो लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से जंगल में कहीं पर भी सूखी लकड़ियाँ नहीं थी, जिसके कारण टूनी को लकड़ियाँ मिलने में बहुत परेशानी होती है। तभी उसकी नजर आसपास के पेड़ों पर जाती है। फिर टूनी लकड़ियाँ तोड़ने के लिए टहनियों पर कूदने लग जाती है। तभी वहाँ से गुजर रही सुंदरी कौवी आ जाती है। अरे टूनी, बच्चों की तरह यहाँ फुदक क्यों रही है? सुंदरी बहन, मैं इस पेड़ की टहनियों को तोड़ना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए, रात में आग जलाने में काम आएंगी। अरे तो लकड़ियाँ खरीद क्यों नहीं लेती? अरे ये मोटा पेड़ है, कितना भी उछल ले इनकी टहनियाँ नहीं टूटेगी। अरे बहन, मेरे पास 2 वक्त के खाने के लिए ही पैसे नहीं है, तो मैं इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? ना बाबा ना, मैंने तुझे थोड़ी सी सलाह क्या दे दी, तू तो मेरे से ही पैसे मांग रही है। तू गरीब है तो मैं भी कोई सेठानी नहीं हूँ, मैं भी इस जंगल में रहने वाले गरीब ही हूँ। ये बात सुनकर टूनी फिर से उछलने लग जाती है। अचानक से टूनी का पैर मुड़ जाता है और वो बचने के लिए सुंदरी को पकड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ सुंदरी भी नीचे गिर जाती है। ओए हाय, सत्यानाश हो तेरा, इतनी ठंड में मुझे नीचे गिरा दिया, बेवकूफ चिड़िया। अरे बहन, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं जब कूद रही थी तो मेरा पैर मुड़ गया और जब मैंने बचने के लिए तुम्हें पकड़ा तो तुम भी गिर गई। अरे तो क्या मेरी गलती से हुआ है? मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैं यहाँ रुक गई। चल हट अनाथ कहीं की। फिर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। नीचे गिरने की वजह से टूनी को चोट लग जाती है और फिर बेचारी ठिठुरती हुई अपने घर चली जाती है और अपनी चोट पर हल्दी का लेप लगाती है। रात होते होते ठंड बहुत बढ़ जाती है। हाँ, आज मुझे फिर से लकड़ियाँ नहीं मिली। अगर लकड़ियाँ मिल जाती तो आज आग जलाकर राहत मिल जाती। पता नहीं मुझे ऐसे ही इस ठंड में कब तक ठिठुरता रहना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं भी बढ़ रही थी, जिसके कारण टूनी को और भी ठंड लगने लगती है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इस समय दरवाजे पर कौन आया है, जाकर देखना ही पड़ेगा। फिर टूनी जाकर गेट खोलती है और देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा ठंड से ठिठुरती हुई खड़ी है। माँ जी, आप कौन हो और इतनी ठंड में बिना चादर के कैसे घूम रहे हो? और आप इतनी ठंड में घूम क्यों रही हो? बेटी, मैं दूसरे जंगल जा रही थी, पर अंधेरे के कारण मैं रास्ता भूल गई और ठंड भी बहुत लग रही है। मेरी थोड़ी मदद कर दो और मुझे तुम्हारे घर में आज के लिए रहने दो। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। इतनी ठंड में उस बूढ़ी चिड़िया को देखकर टूनी को उस पर दया आ जाती है और मन ही मन सोचती है,
पता नहीं कैसे होंगे इसके घर वाले, इतनी ठंड में और रात में इसे बाहर भेज दिया। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है अम्मा, आज रात आप मेरे घर में रुक सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। टूनी उस बूढ़ी अम्मा को अंदर लेकर आती है और ओढ़ने के लिए एक कंबल देती है और खुद बिना कंबल के सो जाती है। सुबह जब वो बूढ़ी अम्मा को उठाने के लिए कंबल हटाती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर बूढ़ी अम्मा थी ही नहीं। अरे वो बूढ़ी अम्मा कहाँ गई और वो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? और तो और मैंने उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा। उन्हें भूख भी तो लगी होगी ना? वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, मैंने भी रात को कुछ नहीं खाया था। टूनी के इतना बोलते ही उस कंबल में से एक रोशनी के साथ खाना बाहर निकल कर आता है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये खाना कहाँ से आ गया? लगता है वो बूढ़ी अम्मा छोड़कर गई है। भूख तो बड़ी जोरों से लगी है, पहले खाना खा लेती हूँ। फिर टूनी खाना खाने लग जाती है। खाना खाने के बाद टूनी ठंड से ठिठुर रही होती है और ठिठुरते हुए कंबल को ओढ़कर बोलती है, काश मेरे पास सूखी लकड़ियाँ होती जिससे मैं आग जलाकर अपने आप को गर्माहट दे पाती। टूनी के इतना बोलते ही उसके सामने सूखी लकड़ियाँ आ जाती है। अरे ये क्या, कहीं ये कंबल जादुई कंबल तो नहीं? क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। हो सकता है वो अम्मा जादुई थी और उन्होंने जब ये कंबल ओढ़ा तो ये कंबल भी जादुई हो गया। टूनी समझ जाती है कि उस जादुई अम्मा के कारण ही ये कंबल जादुई हो गया। फिर टूनी उस जादुई कंबल से अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करती है। अगले दिन जब टूनी बाहर घूमने के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे गरीब पक्षी ठंड में ठिठुर रहे थे। उन सब पक्षियों को देखकर उसे दया आ जाती है। फिर वो घर वापस आ जाती है और उस जादुई कंबल से उनके लिए खूब सारे कंबल मांगती है और फिर वो सारे कंबल ले जाकर उन गरीब पक्षियों में बांट देती है। ऐसा करके उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर वो सब गरीब पक्षी बहुत खुश होते हैं और टूनी को खूब सारी दुआएं देते हैं और फिर जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी रहने लगते हैं। जिठानी की दुकान। कंगना और पायल गोयल परिवार की बहू थी। कंगना जिठानी थी और पायल देवरानी। कंगना स्वभाव में थोड़ी सीधी सादी और नरम दिल की थी, वहीं पायल बड़ी तेज तर्रार और चालाक किस्म की औरत थी। दिन के 24 घंटे में से 25 घंटे वो यही सोचने में बिता देती कि किस तरह चालाकी दिखाकर वो घर के काम और जिम्मेदारियों से दूर भाग सके। एक दिन, अरे पायल, कल जब तुम बाजार जा रही थी तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाजार से लौटते समय माँ जी के लिए एक शॉल लेते आना। बहुत ठंड पड़ रही है और माँ जी का शॉल बिल्कुल बेकार हो गया है, फिर तुम लेकर क्यों नहीं आई? बड़ी चालाक है भाभी आप। जब भी खर्च करने की बारी आती है बड़ी चालाकी से आप बाजी को मेरी तरफ घुमा देती हैं, और जब माँ जी के सामने नंबर बढ़ाने का मौका होता है तो लपक कर आप उनकी आज्ञाकारी बहू बन जाती हैं। क्यों, ठीक कहा ना? अरे बताओ तो, मैंने ऐसा कब किया पायल? और माँ जी कोई मेरे अकेले की सास नहीं है। तुम्हें माँ जी की सेवा करने से किसने रोका है? जितना मन करे उतनी सेवा करो और खूब नंबर बटोरो, लेकिन तुम्हें तो हाथ पैर हिले बिना ही 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में चाहिए। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हाँ? कि जब भी खर्च की बात आती है तो मैं खर्च को तुम्हारी ओर टाल देती हूँ। बताओ तो जरा, आखिर कब मैंने माँ जी के ऊपर खर्च करने से अपना हाथ पीछे खींचा है? अभी पिछले महीने ही मैंने उनके लिए नया चश्मा बनवाया है और मैंने कोई एहसान नहीं किया, ना मैं कोई एहसान जता रही हूँ। मैं बस तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूँ, इसलिए आगे से मुझसे कुछ भी कहने से पहले ना 2 बार सोच लेना, क्योंकि ना मैं किसी से गलत बात कहती हूँ और ना ही गलत बर्दाश्त करती हूँ। कंगना देवरानी पायल को बातें सुनाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। दरअसल पायल का स्वभाव ही ऐसा था, जहाँ सासू माँ के ऊपर पैसे खर्च करने की या उनकी सेवा करने की बात आती, वो झट से दाएं बाएं हो जाती। लगता है अब इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज तक तो कंगना भाभी गूंगी गाय बनकर सब कुछ सह रही थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आज तो उन्होंने भी अपना मुंह खोलकर ये साफ कर दिया है कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसा क्या करूं कि मुझे इन सब से परमानेंट छुटकारा मिल जाए? इससे पहले कि भाभी मुझे माँ जी का खर्च बांटने या काम करने का दबाव बनाए, मैं अपना रास्ता ही अलग कर लेती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
सुनिए जी, आखिर कब तक हम एक कमरे में रहकर गुजारा करते रहेंगे? ऊपर का पूरा फ्लोर किराए पर देकर हम लोग यहाँ एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं। अरे अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? बस बहुत हो गया जी। अब मैं ना माँ जी से बात करके ऊपर का फ्लोर हमें देने के बारे में कह कर रहूंगी। भाभी को रहना है तो वो रहे एक कमरे में, लेकिन अब मेरा गुजारा एक कमरे में नहीं होता। देखो पायल, तुम्हें जो करना है वो करो। मेरे पास तुम्हारे इस महाभारत को सुनने का समय नहीं है। मेरे पास और भी बहुत से काम रहते हैं। कम से कम घर आकर मैं सुकून से कुछ समय बिताना चाहता हूँ। तुम माँ से बात कर लो, फिर जैसा माँ कहे आपस में देख लेना। बस भगवान के लिए मुझे बीच में मत घसीटना। पति की तरफ से हरी झंडी मिलते ही पायल अगले ही दिन अपनी सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी, जब तक बच्चे नहीं हुए थे हम लोग आराम से एक कमरे में रह लेते थे, लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। एक कमरे में मेरा काम नहीं चल रहा। आप ऊपर के फ्लोर से किराएदारों को हटा दीजिए ना, ऊपर का फ्लोर हम इस्तेमाल करेंगे। देखो तो, बड़ी बहू इतने सालों से एक कमरे में गुजारा कर रही है और तुझे सबसे पहले अलग होने की आग लगी है, और तुझे ही ऊपर का फ्लोर क्यों दे दूं? बड़ी बहू की भी तो इच्छा हो सकती है कि ऊपर वो रहे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बात को तूल देना नहीं चाहती। अगर पायल को ऊपर का फ्लोर चाहिए तो आप इसे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नीचे ही रह लूंगी। आप तो ऊपर जाएंगी नहीं, इसलिए मैं तो आपके साथ नीचे ही खुश हूँ। जेठानी की बात सुनकर पायल के मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। हाय, उसकी तो मुंह मांगी मुराद पूरी जो हो गई थी। ये हुई ना बात। अब माँ जी तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ नहीं पाएंगी, और सीधी सी बात है, जहाँ माँ जी रहेगी वहीं उनके रिश्तेदार और मेहमान भी आएंगे। ऊपर रहने के तो फायदे ही फायदे हैं, न काम का झंझट न मेहमानों का। अब भाभी लगी रहेंगी अकेले मेहमानों की खातिरदारी में, कभी चाय बनाओ तो कभी नाश्ता लगाओ। तंग आ गई थी मैं तो, अब जाकर चैन की बंसी बजाऊंगी। जल्दी ही ऊपर के फ्लोर से किराएदारों को हटाने के बाद पायल ऊपर शिफ्ट हो जाती है। माँ जी, मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा घर एकदम सड़क के किनारे है। अगर आगे वाले कमरे में हम दुकान खोल ले तो कैसा रहेगा? अरे ये तो तूने बहुत अच्छी बात सोची बेटा, लेकिन दुकान पर बैठेगा कौन? आप चिंता मत करिए माँ जी, घर का काम मैं सुबह जल्दी उठकर निपटा दिया करूंगी। उसके बाद मैं ही पूरा दिन दुकान पर बैठा करूंगी, और अगर दुकान चल जाएगी तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में काफी सुधार आ जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसा तुझे ठीक लगे। जल्दी ही जेठानी कंगना सामने वाले कमरे को दुकान में तब्दील करवा देती है और उसमें जनरल स्टोर का छोटा बड़ा सामान लाकर भर देती है। हाय, बड़ी चालाक निकली कंगना भाभी तो। इतने सालों से मैं नीचे रह रही थी, तब कभी इन्हें दुकान खोलने का आइडिया नहीं आया। मेरे ऊपर आती ही उन्होंने दुकान खोल ली। मेरी अकल भी पता नहीं कहाँ घास चरने पहुंची रहती है। मैं आज तक ये बात क्यों नहीं सोच पाई। जब से कंगना ने दुकान खोली थी, पायल का ध्यान बस दुकान पर ही लगा रहता था। वो दिन भर बालकनी में बैठकर दुकान पर आते जाते ग्राहकों की गिनती करती रहती थी। शैलेश, आपको कुछ पता भी है घर में क्या चल रहा है? अरे नीचे हमारे वाले कमरे में भाभी ने दुकान खोल ली है, और आप तो बिल्कुल गूंगे बने रहते हो। आप कुछ बोल नहीं सकते थे क्या? पायल, दुकान तो मुझे भी दिखाई दे रही है, लेकिन उनके दुकान खोलने से तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओगी जरा? अरे मेरे भोलेनाथ, वो हमारा कमरा है और मुनाफा कौन कमा रहा है? आपके भैया। अब आया कुछ समझ में? ज्यादा दिमाग मत चलाया करो पायल। जब तुमने अपनी खुशी से नीचे का फ्लोर भाभी को दिया है, तो अब किस अधिकार से तुम उनसे सवाल करोगी? अरे अब तो वो उनका घर है, वो जहाँ चाहे दुकान खोले, जहाँ चाहे गोदाम बनाए। हम उनसे सवाल पूछने वाले होते कौन है? मुझे पता था तुमसे कुछ ना हो पाएगा। अरे पता है मुझे, बहुत काबिल वकील हो तुम, लेकिन ये अपनी वकालत ना जाकर कोर्ट में दिखाया करो। हर जगह सही और गलत बताने की जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ पता भी है कितनी कमाई हो रही है उनकी? पिछले 1 महीने से मैं देख रही हूँ, इतने ग्राहक आ रहे हैं कि समझो एक आता है तो दूसरा जाता है। अब खुद सोच लो कितनी कमाई होगी भाभी की। देखो पायल, तुम्हारे पास फिजूल टाइम है तो तुम करती रहो खाली बैठकर गिनती। तुमसे बातों में ना कोई नहीं जीत सकता। मेरे लिए तुम्हारी बातें समझ से परे है। जो करना है कर लो यार, मुझे बख्श दो प्लीज। मम्मी, चाची दिन भर बालकनी में बैठकर हमारी दुकान को घूरती रहती है, पता नहीं क्या हिसाब लगाती है। अरे बेटा, बालकनी में बैठकर चाची दिन भर यही गिनती करती है कि कितने लोग दुकान पर सामान खरीदने आए हैं। तेरी चाची की रग रग से वाकिफ हूं मैं। अब तू देख मेरा कमाल।
कंगना जाकर सास के कानों में कुछ कहती है और फिर जोर से आवाज लगाकर सास से बातें करने लगती है। माँ जी, गुड्डू के पापा अंदर आए हैं क्या? नहीं तो क्या हुआ? अरे माँ जी, दुकान बढ़ाने का समय हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा कि दुकान बढ़ाने के समय कहीं मत जाया करो। अब ये गल्ला नोटों से भरा हुआ है, कौन गिनेगा इन्हें? अरे बेटा छोड़ देना, कल गिन लेना, 2 दिन का एक साथ। अरे माँ जी, अगर आज का गल्ला साफ नहीं किया ना तो कल तक इसमें पैसे रखने को जगह भी नहीं बचेगी। अब फोन लगाइए ना कि आ जाए। कंगना की चाल सफल हो गई थी और उसकी आवाज ठीक जगह पर, यानी कि उसकी देवरानी की कानों तक पहुंच गई थी। देखा, मुझे लग ही रहा था कि ये नोटों में खेल रही हैं। भाभी तो रोज गड्डी भर भर के नोट कमा रही हैं और एक दुकान क्या खोल ली, इनके तो दिन ही बदल गए। वैसे भाभी बहुत सीधी सादी है, अगर किसी तरह वो मेरा कमरा मुझे वापस देने को तैयार हो जाए तो मजा ही आ जाए। मैं कल ही जाकर रोने धोने का नाटक करती हूँ और अपना कमरा उनसे वापस मांग लेती हूँ। अगले दिन, मुझे माफ कर दो भाभी, ऊपर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वहां जाकर मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। मुझे ना हर वक्त आपकी और माँ जी की याद सताती रहती है। आपकी देवरानी को छोटी बहन समझकर माफ कर दो ना भाभी। और फिर से मुझे मेरा कमरा वापस कर दो ना भाभी। प्यारी देवरानी, तुम्हारी सारी चाल मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगी, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तुम्हारी चालों में मैं इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं हूँ। पायल बेटा देख, हम मानते हैं कि तुझे जरूर हम लोगों की याद आ रही होगी, लेकिन तेरी बात भी तो ठीक है ना बेटा। एक कमरे में अब तुम्हारा गुजारा कहाँ होता होगा। जा बेटा जा, तू अपने फ्लोर पर ना आराम से रह। माफी चाहिए ना तुझे, जा, हमने माफ कर दिया बस। नहीं 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 माँ जी, जब तक आप मुझे मेरा कमरा वापस नहीं देंगे मुझे यही लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। देखो पायल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपना कमरा क्यों वापस मांग रही हो, क्योंकि तुम्हारे कमरे में मैंने दुकान जो खोल ली है, ठीक कहा ना? ये जो तुम्हारा प्यार गंगा जमुना बनकर बह रहा है ना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी दुकान अच्छी चल रही है और इसलिए तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारा कमरा तुम्हें वापस मिल जाए तो ये दुकान तुम्हारी हो जाएगी। ठीक कहा ना मैंने, मेरी प्यारी प्यारी भोली भाली देवरानी? अरे ये क्या बोलेगी, इसके मगरमच्छ के आंसू देखकर ही मैं पहचान गई थी कि ये जरूर दुकान वापस मांगने के लिए ही यहाँ आई है। क्या बोल रही थी तू? तुझे हमारी बहुत याद आ रही है? अरे इतने सालों से जब हमारे साथ रह रही थी तब तो कभी एक कप चाय बनाकर नहीं पिलाई। बड़ी आई याद करने वाली। ठीक है, मान लिया कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन माँ जी मैं जैसी भी हूँ तो आपकी बहू ना। अब अगर मैं माफी मांग रही हूँ तो आपको भी तो बड़प्पन दिखाकर मुझे माफ कर देना चाहिए ना। मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी, मेरी पूजा का समय हो रहा है। तेरी ऐसी नाटकबाजी मैं पहले भी बहुत बार देख चुकी हूँ। अंजू के जाने के बाद कंगना कहती है, देखो पायल, जिस तरह से चालाकी दिखाकर तुम नीचे का काम और जिम्मेदारी मुझ पर थोप कर ऊपर भागी थी ना, उस हिसाब से तो तुम्हें वापस आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे ऊपर तरस आ गया है। और तुम्हें तो पता ही है मैं उतनी कठोर दिल नहीं हूँ। मेरा तो दिल ही इतना नरम है कि मैं किसी की आंखों में आंसू देख नहीं सकती। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ दुकान में पार्टनर बन जाओ। भाभी ये हुई ना बात, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, अब से जो भी मुनाफा होगा उसमें से आधा मुनाफा मेरा। अरे जरा ठहरो ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है? आधा मुनाफा तुम्हारा नहीं, दुकान में जितना भी सामान भरा हुआ है ना वो सब मेरा ही है, इसलिए मुनाफा 70% मेरा और 30% तेरा। और हाँ, ये मुनाफा तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें 20 लाख देने होंगे। क्या कहा? 20 लाख? 20 लाख किस बात के? क्यों? मेरे दुकान का किराया और हर महीने सामान भरवाने के बदले में तुम बस 20 लाख दोगी। फिर हर महीने तुम्हें बस प्रॉफिट मिलता रहेगा, खर्च की जिम्मेदारी मेरी। फिर मैं कोई हवा में तो बातें नहीं कर रही हूँ। 20 लाख रुपए में तुम्हें दुकान की 30% पार्टनरशिप मिल रही है। इससे अच्छे सौदा कहीं हो सकता है भला, जिसमें कि दुकान का सामान तो हमेशा मैं ही भरवाऊंगी। 30% तो बहुत कम है। अगर आप मुझे 50% देने को तैयार हो जाओ तो मैं 20 लाख देने के लिए तैयार हूँ। देखो पायल, नीचे बहुत काम पड़े हैं,
बच्चों का, माँ जी का और आने जाने वाले मेहमानों का काम करने के बाद मेरे पास दुकान में बैठने के लिए बड़ी मुश्किल से ही समय बचता है। ठीक है, काम करो, आधा दिन दुकान में गल्ला तुम संभालो, तो मैं 10% की पार्टनरशिप तुम्हें और देने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर सोचने विचारने के बाद पायल 40% की पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन पायल दुकान में गल्ले पर बैठी होती है। तभी सासू माँ की बहन अपने पोते पोतियों के साथ वहां आ जाती है। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह भाई, तेरी दुकान तो बहुत अच्छी लग रही है। बड़ी वैरायटी का सामान रखा हुआ है स्टोर में। अच्छा, ये बिस्कुट तो निकालना जरा। कौन सा वाला? ये क्रीम बिस्किट, ये लीजिए। ऐसा कर, ये बिस्कुट अंदर कंगना के पास पहुंचा देना। कहना चाय के साथ नाश्ते में यही बिस्किट दे दे, और वो एक पैकेट काजू नमकीन भी दे देना। मौसी की बात सुनकर पायल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वाह भी वाह, ये क्या बात हुई? मेहमान बनकर आओ और दुकान का सामान मुफ्त में उड़ाओ। ऐसे तो हमारी दुकान चल चुकी। पता नहीं माँ जी ऐसे रिश्तेदारों को मुंह क्यों लगाती है। जाते समय मौसी जी एक बार फिर दुकान में आती है। पिंकी, गट्टू, लो बेटा, ये चाची की तरफ से टॉफी खोलो। अच्छा, ऐसा करो, किंडर जॉय ले लो, बहुत पसंद है ना तुम दोनों को। और यहाँ तो घर की सी बात है, क्यों बेटा? मौसी की बात सुनकर पायल का खून खौल रहा था, लेकिन बेचारी उनसे कुछ कह नहीं पाती। धीरे धीरे पूरा दिन बीतता जा रहा था, लेकिन दुकान पर कोई भी ढंग का ग्राहक नहीं आया था। कोई ग्राहक टॉफी खरीदने आता तो कोई एक साबुन, कोई चाय पत्ती ले जाता तो कोई बिस्किट का पैकेट। रात होते होते पायल दुकान पर हुई माथापच्ची के कारण थक कर बिल्कुल पस्त हो गई थी। भाभी, आइए गल्ला खोलिए, देखिए आज कितने का गल्ला हुआ। कंगना जाकर गल्ला खोलती है तो उसमें से बस 2000 रुपए निकलते हैं। जितना सामान आज पूरे दिन में बिका, उसमें से 1500 तो उसकी लागत ही थी। 500 रुपए का मुनाफा है। 500 का 40% हुआ 200। ये लो, तुम्हारे 200 रुपए आज का प्रॉफिट। क्या 200 रुपए? पूरे दिन ग्राहकों के साथ दिमाग खपाने के पास 200 का ही प्रॉफिट मिला है। अरे ये तो एक कॉमन सी बात है ना पायल। जो सामान तुम बेच रही हो उसकी लागत भी तो घटाई जाएगी ना। पूरा पैसा प्रॉफिट थोड़ी ना होता है। लेकिन आप तो गल्ले से गड्डियां लेकर जाती थी, उसका क्या? अरे वो तो हम अपनी तरफ से गल्ले में 15,000 रुपए रखते हैं, ताकि गल्ला कभी खाली ना रहे। जिठानी की बात सुनकर पायल ने अपना सर पीट लिया था। खैर, अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता था। उसने तो कंगना के साथ एफिडेविट साइन किया हुआ था। अब वो चाहकर भी अपनी बात से पलट नहीं सकती थी। अगले कुछ दिनों तक जब पायल दुकान पर आकर बैठती है तो उसे दिन भर दुकान की तरफ आते ग्राहकों का राज भी पता चल जाता है। घर के सामने से गुजरते सासू माँ के परिचित लोग उन्हें वहां कुर्सी पर बैठे देखकर उनसे आकर बात करते और कोई 10-20 रुपए का सामान लेकर चलते बनते। अरे बहन जी, आपने खोली है क्या ये दुकान? हाँ बहन जी, अपनी ही समझो, बड़ी बहू ने खोली है। आपको भी किसी सामान की जरूरत हो तो जरूर आना हमारी दुकान पर। सब सामान सस्ते में मिल जाएगा। अच्छा तो ला बेटा, 250 ग्राम सूजी तोल दे। आज हलवाई बना लेंगे आपकी दुकान की खुशी में। अच्छा बेटा, ऐसा करना, लिख लेना। वो क्या है ना, मैं तो ऐसे ही मिलने चली आई थी, पैसे लेकर नहीं आई हूँ ना। शीला के जाने के बाद मम्मी जी, वो पैसे तो दे देंगी ना? अब 250 ग्राम सूजी के पैसे मांगने कौन इनके घर जाएगा? लगता है ये भी मुफ्त में ही चला गया। तभी एक और ग्राहक दुकान पर आता है। बासमती चावल कितने रुपए के हैं? 80 रुपए की। दिखाओ जरा कैसे हैं। पायल चावल निकाल कर दिखाती है। चावल तो खास नहीं लग रहा, खुशबू भी नहीं है। अरे पीछे दुकान पर 70 में मिल रहा है, रहने दो आप। बेचारी पायल पूरा दिन दुकान पर बिताती और बदले में उसे मिल रहा था सिर्फ 200 या 250 रुपए। एक हफ्ता दुकान पर बैठने के बाद पायल की हिम्मत जवाब दी गई थी और उसने दुकान पर आने के नाम से हाथ जोड़ लिए थे। अरे भाभी, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप मुझे 30% ही दे देना, लेकिन दुकान पर तो आप ही बैठो। अगर मैंने एक हफ्ता और दुकान चलाई ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे दिन भर में कम से कम 100 लोग ऐसे आते हैं जो चीजों का सिर्फ दाम पूछकर चले जाते हैं। उन्हें 1 रुपए का सामान नहीं खरीदना होता। और आधे लोग एक माचिस या 2 रुपए वाला शैम्पू का पाउच लेकर जाते हैं। अरे क्या बिक्री होगी, क्या मुनाफा होगा इस चवन्नी छाप चीजों में। देवरानी के मैदान छोड़कर भागने के बाद जेठानी कंगना अपनी दुकान पहले की तरह ही संभालने लगती है और जितनी भी कमाई उसे होती है
उसी में संतुष्टि से अपना घर चलाती रहती है, जबकि अपनी चालाकी के कारण फंसी बेचारी देवरानी 20 लाख रुपए देकर रोज खून के आंसू रोती है।